बची हुई है। लेकिन आप क्या पढ़ेंगे, सब आपकी किताब में से पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, आप सब हम आपको एकदम नई की कहानी की सुनाएंगे, लघु कथा, एकदम हाँ, नई फिर अच्छा, ताजी। वो नए संकलन की होगी ना आपकी। तो मैं एक बहुत, अभी सभी ने बताया कि संजीव सर ने जैसे सबको साथ में लेते हैं, जैसे कोई भी किताब प्रकाशन में जाती है उससे पहले कि कवर पेज क्या होना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए। तो कभी कभी लगता है कि लाइक मेरे पास भी सर ना, मुझे लगता है कि अनुभव नहीं है, मैं इतनी छोटी हूँ इन सब चीजों में, पर सर कभी भी कोई भी प्रकाशन से पहले ऐसा नहीं है कि मुझे छोड़ देते हैं, हमेशा सम्मिलित करते हैं उन सब डिसीजंस में कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो सर का ये जो जो स्वभाव है ना कि सबको साथ में लेके चलने का, बहुत ही सुंदर है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आज उसी कोरी करारी में से ही पढ़ने वाली हूँ, एक करारी सी लघु कथा, और जिसका शीर्षक है काला आखर। सोनू ने अपनी माँ शांता को लगभग झिड़कते हुए कहा, क्या चश्मा का बहाना लगा रखा है, साफ कहो तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। लाओ मैं पढ़ देता हूँ चाचा जी का खत। रुआसी हुई मगर आंसुओं को जबरन आंखों से बाहर निकलने ना देने की भागीरथी प्रयास करते हुए हंसते हुए बोली, जिसका बेटा इतना पढ़ा लिखा विद्वान प्रोफेसर हो, उस क्या फर्क पड़ता है कि वो अनपढ़ है या कम पढ़ी लिखी है। दूसरे दिन शाम को सोनू को अकेला पाकर उसके पिता विशंबर दास जी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया और दरवाजा बंद कर सामने बैठने को कहा। सोनू को समझ आ गया आज सालों बाद पापा जी उसकी खिंचाई करने वाले हैं, परंतु लाख दिमाग पर जोर डालने के बाद भी कारण नजर ही नहीं आ रहा था। कमरे में उनकी धीर गंभीर आवाज गूंजी, परंतु उसमें तल्खी बिल्कुल भी नहीं थी। बेटा, तुझे आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ, अगर पसंद ना आए तो बीच में मना कर देना। सुंदरगढ़ में सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले एक अनपढ़ शख्स का बड़ा बेटा पूरे कस्बे का पहला स्नातक सचिवालय में लिपिक पद पर सुशोभित हुआ। योगदान देने के पूर्व ही उसकी शादी, जो पहले से तय थी, 5वीं कक्षा पास लड़की से कर दी गई। कहानी का प्रारंभ करते हुए विशंबर दास जी बोलने लगे। सोनू पूरे ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने आगे कहा, शादी के कुछ दिन बाद पति शहर चला गया और पत्नी सास ससुर की सेवा करने के लिए कस्बे में ही रुक गई। 5 साल के दौरान उनका पुत्र, जो 4 वर्ष का हो चला था, पिता की अनुपस्थिति में भी इतना पढ़ना लिखना सीख चुका था कि उसका दाखिला आसानी से शहर के स्कूल के सीधे दूसरी कक्षा में करा दिया गया। अनपढ़ दादा दादी के अच्छे संस्कार तो वह पहले ही पा रहा था, पर प्रथम पाठशाला की प्रथम शिक्षिका 5वीं तक पढ़ी हुई माँ ही बनी थी। वह चूल्हे के पास बेटे को बिठाकर रोटियां सेकते हुए बड़ी आसानी से 20 तक का पहाड़ा याद करा देती। जोड़ घटाव तो बिना उंगलियों की लकीरों की मदद से ही लेने का हुनर भी सिखा दिया, जो बिरलों को ही आता है। बीच में सोनू ने टोकते हुए पूछा, स्कूल जाने के बाद बेटे ने माँ से पढ़ना छोड़ दिया होगा और उसके पिता ने घर पर पढ़ाने के लिए ट्यूटर रख दिया होगा। विशंबर दास जी ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए कथा जारी रखी। नहीं सोनू बेटा, उसे विद्यालय के शिक्षकों से बेहतर माँ की पढ़ाई लगती और 5वीं कक्षा तक वह घर पर उनसे ही पढ़ता रहा। वैसे एक लिपिक की तनख्वाह, जिसमें आधी पिताजी को गांव भेजनी पड़ती थी, तब इतनी कम होती थी कि अलग से ट्यूशन लगवाना संभव ना था। रोचकता बढ़ती जा रही थी और सहसा पटाक्षेप करते हुए उन्होंने बताया, प्रारंभिक पढ़ाई का ऐसा असर हुआ कि उसे आगे कभी ट्यूशन या कोचिंग की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। यह दीगर बात है कि बड़े होकर उस काबिल बेटे ने अपनी माँ को काला आखर का तमगा उपहार स्वरूप दे दिया। सोनू की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यही का ना कथा खत्म होती है। और कितना सुंदर मैसेज है। मैं ज्यादातर आजकल देखती हूँ बच्चों को बड़े उसमें कहते हैं, अरे मम्मी आपको तो ये आता ही नहीं है, बट वो भूल जाते कि हाँ वही से सीखा हुआ प्रथम शिक्षिका जो है माँ ही है। बहुत सुंदर कहानी है सर, बहुत सुंदर लघु कथा है।
इतनी सुंदर कथा है, उससे ज्यादा अच्छा तो वाचन आपने किया है। नहीं, आज अब ये तो आवाज कथा सचमुच में सुंदर है। आज तो मैं फंबल कर रही हूँ, आवाज बोलते बोलते रुक जाती है ज्यादा नहीं बोलने नहीं, के बहुत बाद। ही अच्छा वाचन किया आपने। बहुत बहुत और धन्यवाद सर। मैं अपने आप को खुद आमंत्रित करके आप लोगों को एक कथा सर सुना आपका दूं बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। कि आज जो मैंने कथा ली है वो एक व्यंग्य कथा है, लघु लघु व्यंग्य कथा है। जी। नाम है उसका मनमानी। ओके। अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान ये भी देना है कि जो पात्र हैं उनके भी नाम बड़े अच्छे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। और चंद रोज पहले बेतुकी देवी अपने पति बतकहन जी के साथ पधारी। घर में घुसते ही इधर उधर ताका झांकी करती हुई बोली, अरे वाह, आपके घर तो कोई महिला सदस्य ही नहीं दिख रही है, आपकी तो पूरी मौज है, खूब मनमानी करते होंगे। मैं कुछ जवाब देता उसके पहले ही बतकहन जी शुरू हो गए, केवल भाई साहब ही क्यों, मुझे छोड़कर सभी मन माफी करने को आ जाते, मेरे ही मन का कुछ नहीं हो पाता है इस देश में। मैं घबराया, बात मुझसे और मेरे घर से शुरू होकर इतनी जल्दी देश तक पहुंच गए। इस सुपरसोनिक रफ्तार से तो विदेश, विश्व और ब्रह्मांड तक पहुंचने में स्प्लिट सेकंड का वक्त शायद ही लगे। बेतुकी देवी ने मेरे विश्वास को पुख्ता किया, पूरी दुनिया में सबसे दुखी आत्मा तुम ही जान पड़ते हो, सारा ब्रह्मांड इनके कहे अनुसार चले तभी इन्हें शांति मिले। अब कल ही की बात है, अदालत के किसी फैसले पर बिफड़े हुए थे, जबकि 5 दिन पहले उसी अदालत को दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला बता रहे थे। बतकहन जी ने झल्लाते हुए कहा कि बात पूरी करते हुए 5 दिन पहले वाला न्यायोचित फैसला आया तो उसके औचित्य पर सवाल उठाकर लोग अदालत की अवमानना कैसे कर सकते थे। ऐसे में तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर संवैधानिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देंगे तथा अव्यवस्था को आमंत्रित करेंगे। उन पर सख्त कार्रवाई कर वो क्या कहते हैं निपिंग इन द बड करना जरूरी है। मेरी तरफ मुखातिब होकर बेतुकी देवी बोली, पूछिए इनसे कि फिर कल क्यों उसी अदालत के विवेक पर आग बबूला हो रहे थे, इन पर भी तो सख्ती होनी चाहिए। पति पत्नी के बीच इस जंग को हिंसात्मक रूप अख्तियार करने से रोकने के लिए शांति दूत बन मैंने पहल करना चाहा। अरे जाने भी दीजिए, वे जाने या उनका काम, हम आम लोगों को इन सब पचड़े में क्या पड़ना, हमारी सुनता ही कौन है। मैं चाय बनाकर लाता हूं। नहीं भाई साहब, आप जैसे कायर उदासीन लोगों के कारण ही स्थिति बिगड़ती जा रही, सभी मनमानी करने में लगे हुए हैं बिना उचित अनुचित का ध्यान किए। क्यों नहीं वो सब हो जो हम चाहते हैं, ना कि सिर्फ वो जो वो पसंद करते हैं। आखिर हम जनता जनार्दन हैं। दोनों पति पत्नी मुझे ही फटकारने लगे। जान छुड़ाने के लिए मैंने पूछा, चाय लेंगे या कॉफी? बाकी कोई कुछ भी करे, मैं तो आपके मतानुसार ही चलूंगा। आप दोनों एक राय हो लें तो मुझे बताएं। 10 मिनट बीतने के बाद उनकी बहसबाजी के परिणाम स्वरूप, जिसमें चाय कॉफी के सारे गुण दोषों से मैं अवगत हो गया, बेतुकी देवी ने फैसला सुनाया। ये अपनी मनमानी किए बिना नहीं मानेंगे। घर पर रहते तो और बात होती, इनके लिए कॉफी और मेरे लिए चाय बना ली, तथा अपने लिए जो आपकी इच्छा हो। वैसे औपचारिकता रहने देते, इसके बिना भी काम चल जाता, क्योंकि हम तो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया क्या बात है सर, बहुत शानदार कहानी है। और इतने रचनात्मक नाम, मैं तो बेतुकी देवी पे ही अटकी रह गई। बहुत बहुत सुंदर, वाकई कहीं और बहुत कह कुछ और रहे हैं आप।
बात कहीं और है, कह कुछ और रहे हैं। हाँ बेतुकी तो देवी बेतुकी, परंतु बात बड़ी तुक में करी उन्होंने। हाँ किरदार के हिसाब से हादसे का पुट आ गया तो सबको एक हास्यात्मक एंड मिल रहा है इसके साथ। कहीं ना कहीं एक कहानी में कहने वाला था, बहुत मेरे मुंह की बात संजीव भाई ने छीन ली और उन्होंने पढ़ दी। मैं ये कहानी 3 बार पढ़ चुका हूँ। और बेतुकी और जो बदकहानी है ना, वो जो का जो है ना नाम, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से मैं भी हूँ, तो उसमें ऐसे ही मिलते हैं भिखारी और इस टाइप के लोग। तो मुझे बहुत पसंद आई और मैं अच्छा हुआ कि मैं नहीं पढ़ा इस कहानी को, डॉक्टर संजीव भाई ने पढ़ा और मैं तो तल्लीन हो गई। चौथी बार मेरा है। अरे आप पढ़ते तो ज्यादा अच्छा लगता। अरे सर अभी ये सिलसिला तो चलता ही रहना चाहिए। हम लोग जब भी मिलते हैं तो